आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अमेंडमेंट की सीरीज में आज हमारी ये थर्ड क्लास है या थर्ड सेशन है। मैंने आपके साथ जो पहले दो सेशंस करे हैं, उसके अंदर पहले सेशन में मैंने आपके साथ जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करे थे जो कि मई 2022 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जब हमने लास्ट क्लास के अंदर इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, तो मैंने आपके साथ मेनली प्राइमरली जो सैलरी में अमेंडमेंट है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सैलरी में जो हमें प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे वो परक्विजिट्स की एक इक्वेशन है, उस से रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ये जो 3 क्वेश्चन थे, इसमें से एक क्वेश्चन मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन था, बाकी एक क्वेश्चन आपके रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपके सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। साथ साथ में मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स कैलकुलेशन और बाकी सारे चैप्टर्स के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, पहले भी था आज भी है, लेकिन पहले गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता था। गुडविल चाहे वो प्रोफेशन की हो या फिर आपका बिजनेस की हो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी हमारे को सपोर्ट करती थी इस बात को कि जहाँ पे गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ है। लेकिन इस साल, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2021 की अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक मेजर अमेंडमेंट डाला और गवर्नमेंट ने गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन डिस अलाउ कर दिया, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली डिस अलाउ कर दिया। इसका इम्पैक्ट पड़ा कि अगर किसी के ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी गुडविल है, तो उस गुडविल का फिर कैसे ट्रीट किया जाए। उसको ट्रीट करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया, रूल नंबर 8AC। रूल नंबर 8AC एक नया रूल बनाया जिसमें सारे के सारे जो इश्यूज हैं गुडविल से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व करने के लिए बताया गया। गुडविल के ऊपर कैसे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, कब उसे ब्लॉक की वैल्यू में से हटाना है, कितना हटाना है, वो सारी बातें। इसके साथ साथ में बिजनेस एंड प्रोफेशन में कुछ और चेंजेस भी हैं। एक बहुत बहुत मेजर बड़ा बदलाव है सेक्शन नंबर 43B से रिलेटेड। अगर कोई एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, तो वो पैसा प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एम्प्लॉय कभी डायरेक्ट खुद पीएफ में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। होता हमेशा यह है कि वो पैसा पहले एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर वो पैसा फिर आगे डिपॉजिट करता है इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। व्हाट इफ अगर एम्प्लॉई पैसा एम्प्लॉयर को तो दे दे, लेकिन एम्प्लॉयर वो पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा ना करे, देन व्हाट विल हैपन। उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट जो कि बहुत टाइम से ड्यू था, वो अमेंडमेंट इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट्स में आज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, डिडक्शंस के बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो बारिंग कैपिटल गेन्स, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल अदर अमेंडमेंट्स विद यू पीपल इन दिस सेशन। आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं किसी भी कारण से, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने इन सारे अमेंडमेंट्स का वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर ये तीसरा वीडियो है जो आप इस समय देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन, जहाँ पे मैं आपके साथ लास्ट क्लास में सैलरी तक करवा चुका था और आज मैंने सैलरी से आगे चलना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मेरे बेटा, हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी ड्राई सा टॉपिक है और इसके अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, और अमेंडमेंट का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप भी दिखाई नहीं देता है, बारिंग 1 or 2 पॉइंट्स जहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाने चाहिए। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड बात अगर हम लोग करें, तो 1999 के बाद उसमें कोई खास मेजर अमेंडमेंट नहीं है। आज अब हम लोग 2022 में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
उसके अलावा टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे बदलाव की कोई ज़रूरत हो। तो और इसी वजह से हाउस प्रॉपर्टी में बहुत बहुत सेल्डमली, बहुत बहुत कम इसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स आते हैं। बड़ा ड्राई सा टॉपिक है। बात करते हैं, हमारे पास जो मेन मुद्दा आज का है वो है डेप्रिसिएशन। जब फिक्स एसेट्स के ऊपर जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इस फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन का क्या होगा। मेरे बच्चे, एक सीरियस बदलाव जो है, एक बहुत सीरियस बदलाव जो है वो है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट एट द रेट ऑफ 40%। आप सबको याद होगा कोरोना काल का जब टाइम पीरियड था तो वहाँ पे परचेजिंग को इंकरेज करते हुए खास तौर पे हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और ख़ास तौर पे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमारे मैडम निर्मला सीतारमन ने हायर डेप्रिसिएशन अलाउ किया था इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स, जहाँ पे हायर डेप्रिसिएशन वॉज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 45%। तो अब इन्होंने इसमें बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, और बदलाव करके इन्होंने ये कह दिया दैट जो हम लोगों ने पास्ट में आपको हायर डेप्रिसिएशन अलाउ किया था, अब हम उसे हायर डेप्रिसिएशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एंड यू कैन नॉट क्लेम द डेप्रिसिएशन विच इज़ मोर देन 40%। लेकिन उसमें भी इन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं कि 40% का ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हम लोग कब देंगे आपको। आइए इस रेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन टू द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कब आएगा। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ मोर देन 40% शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। इसका मतलब अगर वो 40 से ज़्यादा है तो आप उसे 40 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी मोर देन 40%। लेकिन कौन से केस में, इन दोज केसेस, जहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन दोज केसेस जहाँ पे कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो कि अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम फॉलो कर रही है, सेक्शन 115 BA या 115 BAA या 115 BAB में। अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट में एंड फॉर दैट मैटर कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव में एंड CMA इंटरमीडिएट के अंदर जो कंपनी के ये अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम्स हैं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडिविजुअल का जो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम है सेक्शन 115 BAC वो तो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कंपनी और बाकी और पर्सन्स का जो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए 2 साल पहले वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनमैरिड फैमिली है जो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहा है 115 BAC में, तो वहाँ पे भी हायर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा एंड इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। और साथ साथ में इसी प्रकार से अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सेक्शन 115 BAD में फॉल कर रहा है अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में, तो वहाँ पे भी हायर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा एंड द डेप्रिसिएशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। तो जो बदलाव मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का के टॉपिक में आपको दिया, सेम बदलाव मैंने आपको अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में भी दे दिया। मैंने नीचे आपको पेज नंबर बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे जाए, ये रहा, ये है पेज नंबर 23। तो पेज नंबर 23 पे भी मैंने आपको ये वाला बदलाव दे दिया है। अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर कोई भी सेक्शन 115 BAC की अगर हम लोग बात करें, कोई भी इंडिविजुअल अगर है, एक मिनट दीजिएगा मैं इसे, हाँ, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो सेक्शन 115 BAC दैट इज अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, तो उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो मैक्सिमम 40% रखा जाएगा। दैट मीन्स वो जो हायर डेप्रिसिएशन कार्स की केस में था 45% तक का, वो अब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक ही अमेंडमेंट है जो मैंने 2 जगह पे आपको लिख के दिया है। और अब मैं वापस आता हूँ, गुडविल वाला जो अमेंडमेंट आया काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। और सर इसको ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले इसमें बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। अगर हम गुडविल की बात करें तो पहले ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होगा ग्रुप ऑफ एसेट्स जो एक ही क्लास के हैं और एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिनके ऊपर लगता है। और ब्लॉक हमेशा 2 प्रकार के बनते हैं, टेंजेबल एसेट का बनता है, इनटेंजेबल एसेट का बनता है। और टेंजेबल एसेट में फिर फर्दर हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर।
तो हमारे पास जो नॉर्मली ब्लॉक्स बनते हैं वो बनते हैं बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का और फर्नीचर का। तो ये तीनों टेंजिबल की कैटेगरी में आ गए। और एक और हमारे पास ब्लॉक बनता है इंटेंजिबल एसेट्स का। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स कवर होते हैं? जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसके अंदर नो हाउ, दैट इज टेक्नोलॉजी, देन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी भी अदर प्रकार का कोई और बिजनेस या कमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर वो आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये थी कि जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, तो इसके अंदर क्या गुडविल आ सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास जजमेंट थी CIT वर्सेस स्पिम्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से, जो मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है। और ऐसे ही हमारे पास केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी रविंद्रा पिल्ले के नाम से। तो ये जो जजमेंट थी 2010 और 2012 की जजमेंट्स है। अभी हम लोग 2022 में हैं, तो ज़्यादा पुराने नहीं, 10 साल पुराने जजमेंट्स हैं। इन दोनों जजमेंट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें बताया था कि डेफिनेटली गुडविल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। लेकिन अब 2022 में मैडम निर्मला सीतारमन ने इन दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को ओवररूल करते हुए यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स में साफ साफ लिख दिया, सिमिलर नेचर का आगे लिख दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो दैट मीन्स सबसे पहला जो बदलाव हुआ वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन में हुआ कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से आप गुडविल ऑफ बिजनेस एंड गुडविल ऑफ प्रोफेशन को हटा देंगे। ये एक सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट आया इन द डेफिनेशन। और उसके बाद फिर उन्होंने जब इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन दी तो वहां से भी उन्होंने ऐसे ही किया। जब इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% का होता है, हम सबको अच्छे से ये बात पता है। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे भी लिख दिया, रूल नंबर 5 के अंदर भी इन्होंने बदलाव कर दिया। ये रूल नंबर 5 है जहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है, वहां पे भी बदलाव करते हुए कहा कि बिजनेस और कमर्शियल राइट्स के अंदर आप गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन को शामिल नहीं करेंगे। और जो हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको ओवर रूल कर दिया। इसका सारा का सारा रिजल्ट ये है, अगर मैं इन सारी बातों का रिजल्ट की बात करूं कि भाई इन सारी बातों का रिजल्ट क्या है, इन सारी बातों का सिंपल सा एक रिजल्ट ये है कि साहब देयर विल बी नो गुडविल, किसी प्रकार की कोई गुडविल अलाउ किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखें, हाँ ये ठीक है, किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22। ध्यान रखना, हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है 22-23 और बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया असेसमेंट डेट 21-22, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 से अमेंडमेंट किया। अब ये पीछे से अमेंडमेंट क्यों किया, एक साल पीछे से अमेंडमेंट क्यों किया, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं कर पाया। कुछ अपने पर्सनल रीजंस रहे। Since the month of January and then February and then this is March, for last 3 months मैं अपनी फैमिली इश्यूज में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा। I lost my father as well, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपना होमवर्क नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। तो आई एम नॉट 100% श्योर कि ये एक साल का क्यों इन्होंने गैप रखा। इसको अमेंडमेंट जब इंट्रोड्यूस किया तो एक साल पीछे से इंट्रोड्यूस क्यों किया, प्रोस्पेक्टिवली क्यों ना करके रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों किया। आई एम नॉट 100% श्योर फॉर दैट। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। इस बार शायद पहली बार है कि जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से होमवर्क नहीं कर पाया अपना, बट देन चलो कोई बात नहीं, टाइम चेंज हो गया, अब आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस के बारे में बात आती है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में भी फर्क पड़ा। और साथ साथ में जब हम लोग इसके ऊपर कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, सेक्शन 50 के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। और इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि असेसमेंट 2020-21 से गुडविल और बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो उसका ब्लॉक कैसे कैलकुलेट होगा और साथ साथ में उसके ऊपर कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा। इन दोनों चीज़ों के लिए, ब्लॉक की कैलकुलेशन के लिए भी
और कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के लिए भी रूल नंबर 8AC इंट्रोड्यूस कर दिया। रूल नंबर 8AC। हालांकि मैं आपको एक बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, जब मैंने पिछले साल 2021 का जब ये बजट आया, अप्रूव हुआ, फाइनेंस एक्ट बना, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, तो मैं आराम से अपने स्टडी रूम के अंदर बैठ के जब मैं सोच रहा था, तो मेरे को एक हल्का सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रूल आएगा तो रूल ऐसा आना चाहिए। एंड टू माय सरप्राइज जब रूल आया तो वो लगभग वैसा ही था जैसा मैं सोच रहा था। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 5 साल पहले किसी के पास अपना एक ब्लॉक था और उसके अंदर गुडविल भी थी, या मान लेते हैं गुडविल परचेज करी थी, लेकिन अब असेसमेंट डेट 2021-2022 से गुडविल के ऊपर तो डेप्रिसिएशन देना नहीं है, तो फिर ब्लॉक की कैलकुलेशन में भी यहाँ बदलाव आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ब्लॉक की कैलकुलेशन में जब बदलाव आए तो क्या होना चाहिए कि अगर उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ गुडविल होता तो उस गुडविल की कीमत कितनी होती, ये हम लोग कैलकुलेट कर लें। अब ब्लॉक के अंदर सिर्फ गुडविल तो है नहीं, ब्लॉक के अंदर तो गुडविल के अलावा और भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो जो टोटल वैल्यू आ रही है ब्लॉक की, उसमें से हम लोग वो माइनस कर दें जो सिर्फ गुडविल की वैल्यू होती। तो अगर हम ऐसा कर देते तो फिर डेफिनेटली जो बैलेंस अमाउंट बचता, दैट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बारिंग या एक्सेप्ट द गुडविल। और ये मेरे को ख्याल इस वजह से आया था क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 करते हैं, द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां पे भी 2 जगह पे इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। तो मेरे जहन में एकदम यही बात है कि यार जैसा इन्होंने 43(1) में किया हुआ है वैसा ही कुछ रूल के अंदर भी कर देंगे। एंड देन थैंक गॉड मेरी वो जो गट फीलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हुई, बिल्कुल ठीक साबित हुई, और इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। क्या किया है, आइए जरा इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए ये रूल नंबर 8AC को मैं बाईपास कर देता हूं। जो इसका लिटरेचर लिखा हुआ है, इस लिटरेचर को आप थोड़ी देर के लिए बाईपास कर दें, छोड़ दें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग, लेट अस यूज आवर कॉमन सेंस, एंड देन जो कॉमन सेंस होगा वही रूल के अंदर लिखा होगा। आओ जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है, आइए जरा देखें। मैंने आपको कहा कि मिस्टर जे नाम का एक व्यक्ति है जिसने मई 2018 में गुडविल परचेज करी थी 80 लाख रुपीस की, 80 लाख रुपए की गुडविल परचेज करी है, जिसको उसने बेचा है 55 लाख रुपए का ऑन 1 मई 2021। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। मैंने आपसे कहा कि आप इसका टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करें। अब अगर गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होता, जो कि अब नहीं है, अगर अलाउ होता तो हम ब्लॉक की कैलकुलेशन करते, और ब्लॉक की कैलकुलेशन करके हम लोग ब्लॉक के हिसाब से कैलकुलेशन करते। फिर हम लोग ये देखते कि ब्लॉक में से आपने गुडविल को बेच दिया है तो ब्लॉक बिकम्स एम्प्टी, एंड सिंस ब्लॉक इज एम्प्टी नाउ वी विल कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जो नॉर्मल सिस्टम हमारा चलता। तो बस वही नॉर्मल सिस्टम आप चलाइए, लेकिन कुछ सालों तक, और उसके बाद फिर कैपिटल गेन्स आएगा। देखिए ध्यान से, इसने परचेज करा था मई 18 में। अगर हम लोग मई 18 की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 18-19। 18-19 में तो डेप्रिसिएशन अलाउड है, तो यहाँ पे मैंने 2018-19 लिखा और उसका डेप्रिसिएशन दिया। फिर 19-20 में भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। कब से डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, असेसमेंट ईयर 21-22 से अलाउड नहीं है। असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 2020-21। तो मैंने यही किया प्रीवियस ईयर 2021 में, और फिर करंट ईयर में 21-22 में नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ब्लॉक भी नहीं बनेगा। मैंने ब्लॉक भी नहीं बनाया, अगर आप ध्यान से देखें मैंने ब्लॉक भी हटा दिया, यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं बनेगा, डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 2 सालों का डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। तो मैंने ब्लॉक बनाया, ओपनिंग वैल्यू 0, बड़ी ऑब्वियस बात है क्योंकि गुडविल को खरीदा है तो ओपनिंग वैल्यू तो 0 होगी। इस साल तो आपने खरीदा है 2018-19 में। कितने का खरीदा है आपने, 80 लाख का खरीदा, तो मैंने उसे ब्लॉक के अंदर डाला। सेल है क्या, नहीं, 18-19 में तो कोई सेल नहीं है।
क्या क्लोजिंग वैल्यू 80 लाख है? बिल्कुल ठीक बात है। डेप्रिसिएशन रेट 25% के हिसाब से लगेगा 2 लाख रुपीस का। अगले साल की ओपनिंग वैल्यू आ गई 60 लाख। मैंने अगले साल की ओपनिंग वैल्यू 60 लाख लिखा। इस साल ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, क्लोजिंग वैल्यू 60, 25% का डेप्रिसिएशन लगाया, अब वैल्यू आ गई 45। नाउ इस 45 लाख के बाद यहां पे किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, जब करंट ईयर 2021-22 प्रीवियस ईयर में अगर इस गुडविल को बेचा जाए तो उस गुडविल को बेचते समय सेल कंसिडरेशन हमें पता है, दैट विल बी 55 लाख रुपीस, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेलिंग एक्सपेंसेस भी 1 लाख रुपीस का गिवन है, ये भी हमें पता है, तो मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे लिख दिया। नेट सेल कंसिडरेशन 54 लाख रुपीस आ गया। Now the challenge arises that what will be the cost of the acquisition? अब आप सोचिए, what should be the cost of the acquisition? क्या यहां पे अगर हम लोग अपनी कॉमन सेंस यूज करें तो क्या हम ये कह सकते हैं that the value that remains in the block will be the cost of acquisition? Answer should be yes. और आप सोचिए, अगर इस पॉइंट के लिए मैं आपको ये बात बोलूं कि साहब यहां पे रूल 8AC बना तो क्या हमें ये बात समझ आ जाएगी? आंसर इज यस। तो यहाँ पे रूल 8AC ने हमें बताया कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख रुपीस लेते हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे 9 लाख रुपीस का। तो रूल 8AC का एक कंसेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे ही आ रहा है, उसका एक पहलू हमारे पास यहाँ पे ही आ रहा है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बात को और अच्छे से समझाने के लिए। अभी इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें तो ये पोजीशन थी कि ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही एसेट था, गुडविल, और उस एक एसेट के ऊपर ही हमने सारी कैलकुलेशन करी। मान लीजिए ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा एसेट्स हों तो क्या करें? आओ जरा देखें, मैंने इलस्ट्रेशन दिया है। मिस्टर एक्स के पास एक ब्लॉक है इंटेंजिबल एसेट्स का जिसकी वैल्यू है 25 लाख रुपीज इन अप्रैल 2018। He purchased and put to use a business of goodwill on 1st May 2018 for the value of 80 लाख रुपीस। तो 25 लाख रुपए की ओपनिंग वैल्यू है और 25 लाख की ओपनिंग वैल्यू के बाद 80 लाख रुपए का इसने गुडविल परचेज करा है। गुडविल वॉज नॉट सोल्ड, गुडविल को बेचा नहीं है। मान लो अगर बेच भी देते तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट हो जाता, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर हमने कैलकुलेट किया। तो मैंने आपसे कहा कि आप करंट ईयर में 2021-22 प्रीवियस ईयर एसेसमेंट 22-23 के लिए आप इसके टैक्स प्रोविजन को डिस्कस करो, मैंने आपको ये कहा। तो अब 2018-19 में कैलकुलेशन करते हैं। 2018-19 जो हमारा है उसके अंदर ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है बाकी के सभी एसेट्स का 25 लाख रुपीस का, और इसमें से गुडविल की वैल्यू 80 लाख रुपए हमने ऐड कर दिया क्योंकि गुडविल खरीदा 80 लाख का हमने ऐड कर दिया। क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास आ गई, क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 105 लाख रुपए। 25% का डेप्रिसिएशन लगाया, अगले साल का ओपनिंग वैल्यू आ गया हमारे पास। यही अगले साल का ओपनिंग वैल्यू, परचेजेस हमारी जीरो हैं, कुछ हमने परचेज नहीं करा इन द ईयर 1920, ना हमने कुछ बेचा इन द ईयर 1920, क्लोजिंग वैल्यू आ गई। इसके ऊपर फिर 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपके पास उससे अगले साल का ओपनिंग वैल्यू आ गया। ये ओपनिंग वैल्यू हमारे पास आया 2020-2021 में। 2020-2021 की ओपनिंग वैल्यू आ रही है। अब प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि 2020-2021 से गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं देना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वैल्यू के अंदर 59 लाख की इस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ कीमत गुडविल की इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। तो वो गुडविल की कितनी कीमत इंक्लूडेड है, कितनी कीमत इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमें वो डिटरमिन करके उसको यहां से हटाना है। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैं रिपीट करूं, जब मैंने ये वाला कंसेप्ट पहली बार पढ़ा था तो मेरे को एकदम जहन यही आया था कि भाई ये लोग क्या करेंगे, कि ये कुछ ऐसा करेंगे और कैसा करेंगे, वैसा करेंगे जैसे ऑलरेडी सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के अंदर ये कुछ सिचुएशंस के अंदर कर रहे हैं। और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मान लो ब्लॉक के अंदर सिर्फ यही एसेट होता तो फिर उस एसेट की कीमत कितनी होती ये कैलकुलेट कर दो, उस वैल्यू को यहां से माइनस कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मान लो, और रूल 8AC भी हमें यही बात बोल रहा है
ये कहता है कि मान लो कि गुडविल ही एक एसेट होता और कोई एसेट ना होता, सिर्फ गुडविल ही एक एसेट होता और कोई एसेट ना होता, तो हम लोग क्या करते? ओपनिंग वैल्यू 0, परचेज क्या 80, सेल 0, क्लोजिंग 80, 25% का डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू 60। क्लोजिंग वैल्यू जो इस साल की है अगले साल की ओपनिंग वैल्यू बन गई, परचेज 0, सेल 0, क्लोजिंग वैल्यू 60, 25% का डेप्रिसिएशन लगा के मेरे पास वैल्यू आ जाती 45 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे ब्लॉक के अंदर सिर्फ गुडविल ही एक एसेट होता तो मेरे उस गुडविल की कीमत होती 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीस। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से कोई इश्यूज, कोई चैलेंज इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये जो 45 लाख रुपए की हमारी वैल्यू आ रही है, अब ये जो 45 लाख रुपीस की वैल्यू आ रही है, ये गुडविल की कीमत आ गई। गुडविल की ये कीमत आप ब्लॉक में से माइनस कर दीजिए, गुडविल की ये कीमत ब्लॉक में से माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पे 14,06,250 रुपये पॉजिटिव फिगर आ रही है। मान लो अगर ये पॉजिटिव ना होती, नेगेटिव होती, तो इट वुड हैव बीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है तो ये कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक जिसके अंदर गुडविल को हटा के बाकी एसेट्स हैं। अब हमने उसके ऊपर 25% डिप्रिसिएशन लगाया एंड यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू हमारे पास आ गया 10,54,000। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ना होती, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती, तो जितना नेगेटिव होता दैट वुड हैव बीन द कैपिटल गेन। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई, फिर इस साल की ओपनिंग बन जाएगा ये 2021-22। हमारे पास परचेजिंग को हमने ऐड किया, सेल्स को हमने कुछ नहीं किया, और डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो दैट इज द सिस्टम विच इज गिवन अंडर रूल 8AC। तो मैंने रूल 8AC को पढ़े बिना रूल 8AC के जो एप्लीकेबिलिटी है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट टू माय सरप्राइज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुडविल का कम से कम एक क्वेश्चन तो आरटीपी के अंदर दिया होगा, चाहे वो एमसीक्यूज में दिया होता या फॉर दैट मैटर आपका सब्जेक्टिव में दिया होता, लेकिन आरटीपी में गुडविल का ये कंसेप्ट या ट्रीटमेंट इन्होंने कहीं पर कवर नहीं किया। दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। अगर उन्होंने कवर किया होता तो मैं यहाँ पे डाल देता। अब उसके बाद आते हैं टॉपिक हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का हमारा टॉपिक है, इस बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में हमारे पास क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, कुछ एक मेजर अमेंडमेंट भी है। एक मेजर अमेंडमेंट ये है सेक्शन 36 का। मैं इसका एक बार आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, बात को समझना सुनना। मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ। आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपने प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा आप पहले मेरे को देंगे, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, फिर उसके अंदर मैं अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करूंगा और वो टोटल कंट्रीब्यूशन फिर मैं प्रोविडेंट फंड में जमा करवाऊंगा। ठीक हो गई ये बात? लेकिन ऐसा मैं अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करूंगा, ये हर किसी सिचुएशन में नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने जब अपनी क्लासेस आपके साथ करी थी, लाइव क्लासेस करी थी या अदरवाइज वीडियो क्लासेस करी हैं, तो वहाँ पे मैंने सब जगह आपको ये बताया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट अगर करता है तो फिर वो अपने एम्प्लॉय को पेंशन नहीं पे करेगा आफ्टर रिटायरमेंट। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तब वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे करेगा। इस कहानी का एक एक्सेप्शनल केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज, एसबीआई के एम्प्लॉयज। एसबीआई के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर पीएफ में कंट्रीब्यूट भी करता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देता है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एक्सेप्शनल केस है। उसके पीछे भी रीजन मैंने आपको बताया था, जब एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था तो इंदिरा गांधी मैडम ने जो यूनियन की एक स्ट्राइक की डिमांड थी वो डिमांड मानी थी एंड सो ऑन। अब मैं वापस अपने पॉइंट में आता हूँ। आप एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा मेरे पास आया और मैंने वो पैसा आगे डिपॉजिट करना है। अब व्हाट इफ मैंने आपसे पैसा तो ले लिया लेकिन वो पैसा मैंने आगे डिपॉजिट नहीं करा, तो क्या होगा? तो हमारा कानून ये कहता है
कि जो पैसा एम्प्लॉयर अपने पास रख रहा है वो पैसा एम्प्लॉयर की इनकम मान लिया जाएगा। एम्प्लॉयर की इनकम कौन से हेड में होगी? नाउ अगर तो ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो फिर एम्प्लॉयर की इनकम होगी अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन नंबर 28। लेकिन मान लो अगर ये पैसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया और एम्प्लॉयर ने अपने पास रख लिया, एम्प्लॉयर आगे जमा नहीं करवाता और प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तब ये पैसा एम्प्लॉयर की इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इससे रिलेटेड बहुत साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको नोट्स पे लिखवाए हुए हैं। अब बात यहां पे ये करते हैं कि अगर एम्प्लॉय का पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट करता है प्रोविडेंट फंड में तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर फर्दर एम्प्लॉय का पैसा लेके प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर देता है तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स पहले उसकी इनकम आनेंगे और फिर उसका डिडक्शन दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर बाद में कहानी ये आती है कि साहब ये पैसा एम्प्लॉयर कब तक पे करे जिसकी वजह से उसे डिडक्शन मिल जाए। तो यहां पे सेक्शन 43B का रोल आता है। सेक्शन 43B ये कहता है, अच्छा मैं इसमें बता देता हूं, मैंने जैसे भी कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ये बात सेक्शन 36 में लिखी गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 43B हमें ये बताता है कि ये पैसा कब तक पे करना होगा। सेक्शन 43B कहता है कि ये पैसा पे करना होगा टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। अगर आप ITR की ड्यू डेट तक ये पैसा डिपॉजिट कर देता है एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट कर पाएगा। ठीक हो गई ये बात। अब इसके आगे की कहानी एक और भी है। जब एम्प्लॉयर फर्दर कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम कहते हैं कि वो ये पैसा PL अकाउंट में डेबिट कर पाएगा तो कौन सा पैसा उसे कंट्रीब्यूट करना है? क्या उसको अपना पैसा, अपना कंट्रीब्यूट करना है वहां पे, या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उसको वहां पे जमा करवाना है? ITR की ड्यू डेट किसके लिए लागू होगी? तो डिवाइडेड ओपिनियंस थी, लेकिन मैं सीन शूट की बात को ही फॉलो कर रहा था जहां पे उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयर का पैसा प्लस एम्प्लॉय का पैसा दोनों के लिए या दोनों को जमा करवाने के लिए जो ड्यू डेट अप्लाई होगी वो होगी ITR की ड्यू डेट। ठीक हो गया सेक्शन 43B। लेकिन इस बार अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट ये आया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने साफ साफ कह दिया कि जब पैसा PL अकाउंट में डेबिट लेना है तो सेक्शन 43B के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी है। आप पेमेंट करोगे तो डेबिट मिलेगा, पेमेंट नहीं करोगे डेबिट नहीं मिलेगा। लेकिन 43B लागू किसके लिए होगा? 43B का जो कंसेप्ट है वो लागू होगा सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट डिड आई से? ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट नहीं होगी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यू डेट विल बी द ड्यू डेट जो कि उस रिस्पेक्टिव एक्ट की अंदर ड्यू डेट लिखी है। अगर प्रोविडेंट फंड एक्ट है तो प्रोविडेंट फंड एक्ट की ड्यू डेट, अगर ESI का एक्ट है तो ESI का ड्यू डेट। इस प्रकार से कोई भी स्टाफ वेलफेयर फंड है जहां पे एम्प्लॉय का पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करता है तो वो एम्प्लॉयर को इन्वेस्ट करना है टिल द ड्यू डेट विच इज गिवन अंडर दैट रिस्पेक्टिव एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट गिवन है। ये मेजर अमेंडमेंट इस बार आ गया। अच्छा, अब कहानी आती है, मान लो अगर एम्प्लॉयर ने उस पर्टिकुलर एक्ट की ड्यू डेट तक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, फिर क्या होगा? तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पैसे का डेबिट नहीं ले पाएगा, डिडक्शन नहीं ले पाएगा। अच्छा, मान लो अगर उस ड्यू डेट के बाद जमा कर देता है तो क्या होगा? फिर हमारी सरकार ने साफ साफ कह दिया हम उसे डेबिट नहीं करने देंगे, उसे डिडक्शन नहीं लेने देंगे। मेजर अमेंडमेंट सेक्शन 36 एंड सेक्शन 43B के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। ध्यान से पढ़ेंगे। ये कानून हर पॉइंट के लिए नहीं है, ये कानून सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का है, ओनली फॉर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आज भी वैसे ही गवर्न होता रहेगा
जैसे पहले हो रहा था। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आज भी वही प्रोविजन रहेगा सेक्शन 43B का। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए आज भी आईटीआर की ड्यू डेट चेक करनी है, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए आईटीआर की ड्यू डेट चेक नहीं करनी, उस पर्टिकुलर कानून के अंदर जो ड्यू डेट लिखी हुई है वो चेक करनी है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। Employees' contribution towards staff welfare fund like provident fund, superannuation fund, ESA fund, gratuity fund और ऐसे कुछ और। Section number 36. The employee's contribution to staff welfare fund deducted by the employer from the salary of the employee is regarded as income of the employer under section 2 subsection 24. इनकम है, ये इनकम की परिभाषा में लिख दिया, लेकिन ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है, ध्यान से पढ़ेंगे। एंड अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन से हेड में टैक्सेबल है लिखा नहीं मैंने। ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है एंड सो ऑन, और अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन लेटर ऑन एम्प्लॉयर डिपॉजिट्स द सेम अमाउंट then it is allowed as a deduction if such amount has been deposited by the employer as per the due date. As per the due date. अब ड्यू डेट कौन सी? पहले हम ये समझते थे कि ड्यू डेट का मतलब है सेक्शन 43B की ड्यू डेट। नहीं, 43 की ड्यू डेट नहीं होगी। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। The due date means a date by which employer has to deposit the employee's contribution as mentioned under that relevant act. उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट लिखी हुई है वो वाली ड्यू डेट। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B शैल नॉट अप्लाई टू द फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमिनिंग द अबव अमाउंट। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया है। एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज 10। Let us assume that the due date for making the payment of 1 lakh rupees towards RPF by the employer is say for 15th of April 2021. तो जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। मान लेते हैं ऐसा है, मान लेते हैं। If the employer does not make the payment on or before the 15th of April 2021, then the amount of 1 lakh rupees would not be deductible. Further, this amount would be disallowed permanently and will not be deductible in the year of the payment. Accordingly, the employer needs to pay the tax on such amount and also needs to deposit such amount to the relevant fund. तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर का एंड की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 21 की जगह यू कैन रीड इट एज 15 अप्रैल 2022। कोई उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट मेन इशू इज कि यहाँ पे सेक्शन 43B का पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। अगर इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक बार यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू लिखवा दूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो एक फ्लो चार्ट बन जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको वो फ्लो चार्ट के थ्रू लिखवा भी देता हूँ। कंट्रीब्यूशन, या ऐसे लिखता हूँ मैं, अमाउंट डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड के साथ मैंने एटसेट्रा लिख दिया तो एटसेट्रा में ESI, ग्रेजुएटी फंड सब कुछ आ जाएगा। कौन से अमाउंट के डिपॉजिट की बात कर रहे हैं? अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ER स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो ये पैसा डिपॉजिट करना होगा डिपॉजिट टिल ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 43B में। अच्छा, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो क्या करें? अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो डिपॉजिट करना होगा डिपॉजिट टिल ड्यू डेट गिवन इन प्रोविडेंट फंड एक्ट एटसेट्रा। तो ये बदलाव आ गया एंड ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट
दिस इज न्यू अमेंडमेंट, और इसी के साथ में यहां पे लिख देना, इसी के साथ में यहां पे लिख देना सेक्शन 43B इज नॉट एप्लीकेबल। तो सेक्शन 43B एप्लीकेबल है अगर हम लोग एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करें, और सेक्शन 43B एप्लीकेबल नहीं है अगर हम लोग एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करें। तो ये अब मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे चलता हूं मैं यहाँ से, 43B के अंदर भी यही वाला अमेंडमेंट आ गया। तो जो अमेंडमेंट 36 का था कॉरस्पॉन्डिंग उसका इम्पैक्ट 43B में आ रहा था, तो 43B में इन्होंने लिख दिया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाय द नवंबर 21 में क्या था और मई 22 में क्या है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। तो मई 22 की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, ESI, स्टाफ वेलफेयर फंड एंड सो ऑन। नोट में लिख दिया contribution of the employee shall not be covered under this section. Such contribution of the employee has to be deposited by the employer as per the due date given under the respective act. ठीक हो गया। सेक्शन 43B का एक अमेंडमेंट और मेजर अमेंडमेंट है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका जो एग्जाम का पहला क्वेश्चन होगा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन 14 नंबर का, वो 14 नंबर का जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये वाला पॉइंट आएगा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आगे चलता हूं मैं यहां से। एक हमारे पास सेक्शन है 44AB, जिसके अंदर हम लोग कंपल्सरी टैक्स ऑडिट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको ऑडिट और या टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। सिचुएशंस क्या हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं कि टर्नओवर 1 करोड़ होगा, किसी केस में टर्नओवर 2 करोड़ की बात करते हैं एंड सो ऑन। फिर आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आया इसके अंदर कि जहां पे अगर SSC जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में डील करता है और कैश ट्रांजैक्शंस नहीं करता है, और कैश ट्रांजैक्शन अगर करता भी है तो अप टू 5% करता है। दैट मीन्स 95% उसका जो सारा ट्रांजैक्शंस हैं वो उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। तो फिर हम लोग उसकी जो ऑडिट के लिए लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर देंगे। याद आ रहा होगा आपको कुछ। अब इन्होंने इस बार इसमें भी बदलाव कर दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई SSC बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहा है और उसके टोटल ट्रांजैक्शंस का 95% उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ 5% कैश ट्रांजैक्शंस हैं या 5 से कम हैं, तो उस केस में हम लोग लिमिट 5 करोड़ ना रख के 10 करोड़ कर देंगे। तो ये मेजर अमेंडमेंट है, इस बात का अगेन ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से रियल लाइफ में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस के ऊपर इंपैक्ट आया, बहुत सारे। अब सोचो ना यार, 2 साल पहले 3 साल पहले 1 करोड़ की लिमिट थी, कितने सारे SSC 1 करोड़ में कवर हो जाते हैं। फिर कानून बनाया कि 1 करोड़ को बढ़ा के 5 करोड़ कर देंगे अगर कैश ट्रांजैक्शंस ना हो, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूँ और आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस थिंग, हमारे ऑफिस के अंदर लगभग 99.9% बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है। आप सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस हिंदुस्तान जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोग जब हमसे किताबें खरीदते हैं, हमसे नोट्स परचेज करते हैं, हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज करते हैं, यू डोंट पे अस द कैश, यू ट्रांसफर द मनी टू आवर बैंक अकाउंट अक्रॉस इंडिया, सब जगह से। अभी मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा, कुछ समय पहले सिक्किम के स्टूडेंट्स ने भी हमसे क्लासेस परचेज करे, अंडमान निकोबार से भी क्लासेस कुछ परचेज हुई। तो अक्रॉस इंडिया से अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर बैंक अकाउंट में हो रहा है, कैश डीलिंग्स ही नहीं होती हमारे यहाँ पे। तो मैं इस 95% वाली कैटेगरी को सेटिस्फाई करता हूँ, जहाँ पे मेरा सारा टर्नओवर में से 95% टर्नओवर या उससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल के है। अगर मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ तो अनअकैडमी से जो पेमेंट्स आती हैं वो भी कैश में नहीं आती, वो भी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू आती है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आती है। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैं 95% से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ। आज लेन देन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पैसा आ रहा है वो भी जो पैसा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स एंड सो ऑन, सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है। तो मेरे लिए अब लिमिट 1 करोड़ की नहीं होगी, 5 करोड़ की होगी। ये 2 साल पहले ऐसा सेट किया गया था।
लेकिन अब हमारी सरकार ने इसको और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करते हुए कहा कि लिमिट 5 करोड़ की भी नहीं होगी, 10 करोड़ की लिमिट होगी। तो सोचो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मेरे जैसे छोटे छोटे एसएससीज को भी टैक्स ऑडिट के में लपेटते थे, अब मैं तो बच निकला टैक्स ऑडिट से, मेरे को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। हाँ, भगवान करे वो दिन आए जिस दिन मेरा टर्नओवर 1 करोड़ ये 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, भगवान करे वो दिन आए, तो फिर मैं अपना टैक्स ऑडिट करवाऊंगा, बड़े राजी खुशी करवाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं टैक्स ऑडिट से बच गया। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि 44AB का जो 5% वाला प्रोविजन है, कैश ट्रांजैक्शन अप टू 5%, वहां पे 1 करोड़ से लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ किया था, और अब उस 5 करोड़ को बढ़ा के इन्होंने 10 करोड़ कर दिया। 10 करोड़ का मतलब होता है 1000 लाख रुपए। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ रुपए की लिमिट करी है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं है। वो कंडीशन जो ऐसे पहले थी वो आज भी है। हाँ, एक बदलाव आया, एक चेंज आया। वो एक चेंज क्या है? मान लीजिए अगर आपको पैसा मिल रहा है बीरेड चेक के थ्रू, या आपको पैसा मिल रहा है क्रॉस चेक के थ्रू, तो फिर बीरेड चेक और क्रॉस चेक के थ्रू अगर आपको पैसा मिल रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज गुड एज अ कैश। तो फिर कौन से सिचुएशन में कैश नहीं माना जाएगा? दैट इज अकाउंट पे चेक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह के टर्म्स यूज कर दिए। मैंने आपके साथ यूज कर दिया बीरेड चेक, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। ध्यान रखिएगा, अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अकाउंट पे चेक हो या क्रॉस चेक हो, दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि आप बैंक में जाके ओवर द काउंटर पैसा लेना चाहो तो नहीं ले सकते। वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा और बाद में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों की सिमिलैरिटी है, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। फिर दोनों में फर्क क्या है भाई? अगर अकाउंट पे चेक अलग से कुछ बनाया है, अंग्रेजों ने कंसेप्ट तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। अंग्रेजों ने ये कहा कि अकाउंट पे चेक में जो भी वो चेक जिसके नाम पर लिखा होगा, वो व्यक्ति फर्दर उसे इंडोर्स नहीं कर पाएगा। जो सिंपल क्रॉसिंग होता है, वहां पे इंडोर्समेंट्स अलाउड होते हैं। आप चेक किसी दूसरे के नाम पे इंडोर्स कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट पे चेक में इंडोर्समेंट्स आर नॉट अलाउड। तो सरकार ने यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। जब हम लोग सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 की बात करते थे, 2 नहीं 3, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 की अगर हम लोग बात करते तो वहां पे ये बात थी कि पेमेंट शुड बी मेड ओनली बाय द अकाउंट पे चेक, नॉट बाय द बीरेड एंड क्रॉस चेक। तो अब वही कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया। द पेमेंट इफ गिवन बाय द बीरेड चेक एंड गिवन बाय द क्रॉस चेक विल बी डीम्ड टू बी द कैश पेमेंट्स, एंड उसको हम लोग 5% की कैटेगरी में रखेंगे। If you want these payments to be in the category of 95%, then it has to be an account paying check. तो ये एक बदलाव 44AB जो टैक्स ऑडिट वाला है उसमें आया। इसके साथ साथ में आप सबको बहुत अच्छे से याद है, हम लोग एक कंसेप्ट करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, 44ADA, जहाँ पे 44ADA ये अरुण जेटली साहब ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ टाइम पहले। तो अरुण जेटली साहब ने ये कहा था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम का रहता है, उन प्रोफेशनल्स को हम लोग प्रिज्यूम्ड इनकम दे रहे हैं 50%। तो वहां पे पहले ये लिखा हुआ था, कानून की भाषा में ये लिखा हुआ था कि इट कैन बी एनी रेसिडेंट एसएससी। अब यहाँ पे हमेशा चैलेंज ये था कि जब आपने एसएससी लिख दिया तो 7% हैं, 7 के 7% इसमें आ गए। लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब कंपनीज, एलएलपीज, क्या वो इस एसएससी के डेफिनेशन में कवर होंगे? आंसर इज यस, कवर होंगे। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कानून ये कहता है कि कंपनी वाले भी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, एलएलपी वाले भी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं। तो जो कि बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं था कानून का। थैंक गॉड द गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। अरुण जेटली साहब ने जो कानून बनाया था जिसके अंदर उन्होंने रेसिडेंट एसएससी लिखा था, तो एसएससी को अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया और एसएससी वर्ड हटा के वहां पे कौन कौन से एसएससी होंगे वो मेंशन कर दिए।
अगर नॉर्मल एसएससी लिख दिया जाए तो 7% ना सातों कवर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल एसएससी नहीं लिख रहे हम लोग, अब हम लोग मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे एसएससी का मतलब होगा इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म, और यहाँ पे एक्सेप्ट एलएलपी। एक्सेप्ट एलएलपी क्यों? अगेन अभी 1 मिनट पहले बोला, एलएलपी में भी लिबर्टी लायबिलिटी होती है, कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उनको यहां से हटा दिया। उन्होंने कहा ना, हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले लोग चाहिए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप फर्म की। और ध्यान रखना, प्रोफेशनल सर्विसेज हमेशा देते भी ये इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सोचा होगा, और कईयों का सपना भी होगा कि हम लोग बिग 4 में जाके आर्टिकलशिप करें। अर्न्स्ट एंड यंग है, देन वी हैव दिस, देखो एकदम मैं नाम भी स्किप कर जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। तो अर्न्स्ट एंड यंग है, और बाकी के जो हमारे पास डेलॉयट्स हैं और ऐसे जो बिग फोर्स हैं। तो ये सारे के सारे बिग फोर्स एक कंपनी नहीं है, ये सारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं। ये सारे बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टनरशिप फर्म के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, ये पार्टनर्स होते हैं। और उसका पीछे कारण सिर्फ ये है कि प्रोफेशनल सर्विसेज में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इस वजह से पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। सो वट एवर अर्न्स्ट एंड यंग इज देयर, वो पार्टनरशिप फर्म है, और डेलॉयट है पार्टनरशिप फर्म है, और बाकी के जितने आप बड़े नाम लेंगे ये सारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं। एलएलपी भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है। और अब इन्होंने यही बात मई 2022 का जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, बाकी इसके अलावा और कोई इश्यूज नहीं है। प्रोफेशनल्स वो होंगे जो सेक्शन 44 ए में जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे होंगे, और बाकी कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ इन्होंने एसएससी को डिफाइन कर दिया कि एसएससी में कौन कौन आएगा। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के ये सारे अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ इन डेप्थ कवर कर दिए हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि कैपिटल गेन्स मैं आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। हालांकि कैपिटल गेन्स का एक अमेंडमेंट जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सेक्शन इन्होंने चेंज किया है, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा बाकी के जो अमेंडमेंट्स हैं कैपिटल गेन्स के, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम लोग कैपिटल गेन से यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे। कैपिटल गेन से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वी विल कम टू द पोजीशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और डिडक्शंस के चैप्टर में अमेंडमेंट आया एक छोटा सा, बहुत छोटा सा। डिडक्शंस का जो चैप्टर है, जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस आते हैं, उसमें एक बहुत छोटा सा बदलाव है इन सेक्शन 80EEA। आपको याद होगा 80EEA में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने हाउसिंग लोन लिया है और वो हाउसिंग लोन लेके उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट का जितना भी वो अमाउंट पे कर रहा है उसमें से 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन उसको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मिलता है, अगर उसका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मान लो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट है, फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है, फिर तो जितना इंटरेस्ट पे करेगा वो सारा लेस हो जाएगा 24B में, 24 सबसेक्शन बी में। लेकिन अगर वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए का ही अमाउंट लेस कर सकते हो, बाकी का नहीं कर सकते। तो फिर बाकी का इंटरेस्ट का क्या होगा? देयर वुड हैव बीन लाइक अ पोजीशन कि आप पैसा पे भी कर रहे हैं लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा। तो हमारी भारत सरकार ने सेक्शन 80EEA इंट्रोड्यूस किया था कुछ समय पहले। पहले 80EE था, फिर 2 साल का गैप आया, फिर 2 साल के गैप के बाद 80EEA इंट्रोड्यूस कर दिया। और 80EEA के अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी खासी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं। अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EEA में मिल जाता है। जितना आप 24B में ले चुके हैं उतना तो ठीक है, 2 लाख रुपए का, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा, 2 लाख के बाद जितना भी इंटरेस्ट होगा वो 80EEA में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये 80EEA का डिडक्शन जो था वो 31 मार्च 2021 तक ही लागू होना था, उसको बढ़ा दिया 31 मार्च 2022 तक कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोन का पैसा 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन हो चुका है, तब आप 80EEA का डिडक्शन ले पाएंगे, 31 मार्च 2022 के बाद नहीं ले पाएंगे।
उसके बाद डिडक्शन में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। डिडक्शन के बाद फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कॉल एज अ अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। जो न्यू स्लैब सिस्टम है 115 बीएसी का, उसका जो अमेंडमेंट है 40% तक का डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्शन का, वो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT का जो कंसेप्ट है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। और एग्जेम्प्टेड इनकम्स के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट आया है। ये जो मेजर अमेंडमेंट है, इसके अंदर कैपिटल गेन्स भी इन्वॉल्व है। तो क्योंकि ये कैपिटल गेन्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं इसको कैपिटल गेन्स के साथ ही को रिलेट करके आपको दूंगा। जहाँ पे यूलिप पॉलिसीज के बारे में कुछ बात हो रही है और कैपिटल गेन्स की बात हो रही है, और यहाँ पे RTP का एक क्वेश्चन भी आया है, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैपिटल गेन्स भी है, टैक्स रेट्स भी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। Coming to the topic of ITR, income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जो है, इसके अंदर भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं इस साल, और ये अमेंडमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मान के चलिएगा, आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा यहाँ से, डेफिनेट क्वेश्चन है ITR में से, पक्का 100%। उसका रीजन है कि हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन थ्योरी का आता है, बाकी सारे प्रैक्टिकल आते हैं। वो एक क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है, वो बेसिकली TDS का होता है और ITR का होता है। तो TDS में भी बदलाव है, उसका भी एग्जामिनर पूछेगा, ITR में बदलाव है, उसका भी एग्जामिनर पूछेगा। तो ये वाला टॉपिक तो आना ही आना है, इससे बच नहीं सकते। अब बदलाव क्या है, कहाँ पे है? देखिए, अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे इंडिया पे रूल किया। लेकिन आपको शायद ये बात पता हो कि हमारे इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया था। इंडिया में ब्रिटिशर्स के अलावा भी और भी कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे अगर हम लोग गोवा की बात करते हैं, दमन एंड दीव की बात करते हैं, तो इसके ऊपर ये कॉलोनीज जो थी, ये कॉलोनीज थी पोर्चुगल की, जिसको हम लोग पुर्तगाल बोलते हैं। पोर्चुगल हम लोग बोलते हैं, फुटबॉल प्लेयर है ना रोनाल्डो, तो वो पुर्तगाल से है। तो पोर्चुगल ने यहाँ पे रूल किया। और आप अगर कभी मौका मिले आपको लाइफ में गोवा विजिट करें, तो गोवा का जो इंटीरियर्स हैं, जो अंदर गांव का जो इलाका है और जो बिल्कुल गोवा का इंटीरियर्स है, अगर वहाँ कभी आप जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के घरों पे मुर्गा बना होता है। घरों के ऊपर, छत के ऊपर उन्होंने मुर्गा बनाया होता है। मुर्गा जो है, वो कॉक जो है, दैट इज अ नेशनल बर्ड ऑफ पोर्चुगल। तो उसको सिंबलाइज करते हुए इन्होंने बनाया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस आज भी गोवा के अंदर चलता है। अब गोवा में जो ट्रेडिशनली जो एथनिक गोवा के लोग हैं, एथनिक कहा मैंने, एथनिक का मतलब होता है जो शुरुआत से सदियों से गोवा में ही बसे हुए हैं। अब तो माइग्रेंट बहुत है। अगर आप गोवा जाए तो वहाँ पे आपको गोवा के अंदर बहुत सारे पंजाबीज मिल जाएंगे जो वहाँ पे आके बस चुके हैं, बहुत सारे बंगालीज मिल जाएंगे, बहुत सारे महाराष्ट्रियंस आपको मिलेंगे पोर्चुगल में, वहाँ पे गोवा में आके जो बस चुके हैं और अपना बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं। दे आर नॉट एथनिक्स, दे मे कॉल देमसेल्व्स द पीपल हु हैव सेटल्ड इन गोवा, बट दे आर नॉट एथनिक गोवंस। जो एथनिक गोवंस हैं, जो जनरेशन से वहीं पे गोवा में रह रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। गोवा के अच्छा, एक और चीज़, जब हम लोग गोवा की बात कर रहे हैं, तो हुआ ऐसा कि 1947 में ब्रिटिशर्स तो देश को आज़ाद करके चले गए। गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगल, तो पोर्चुगल ने तो नहीं आज़ाद किया था। तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारे होम मिनिस्टर थे और नेहरू साहब हमारे उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके बीच में तकरार भी हुआ था इस पॉइंट को लेके कि वल्लभ भाई साहब चाहते थे कि हम लोग आर्मी इन्फ्लुएंस यूज़ करें और आर्मी अटैक करे गोवा के ऊपर और पोर्चुगल को वहाँ से खदेड़ के भगा दें। और नेहरू साहब चाहते थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट भी दोनों के बीच में रहा। और कहीं वेरी लेटेस्ट स्टेजेस 60s में जाके गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड वो पूरा एक दौर था जहाँ पे 10-12 साल पोर्चुगल उसके ऊपर राज करते रहे। उन्होंने बहुत सारे जिसे हम लोग कहते हैं कि सिविलियंस के ऊपर उन्होंने अत्याचार भी किया, और वो उसकी पूरी हिस्ट्री है।
एंड देन फिर हम लोगों ने गोवा के ऊपर अटैक किया, मिलिट्री अटैक किया, एंड देन गोवा को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया, तो गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ गोवा के अंदर उस जमाने में भी था और आज भी है, गोवा के अंदर अपना एक गोवा पोर्चुगीज जो वहाँ पे एक पोर्चुगीज कोड ऑफ कंडक्ट है वो वहाँ पे चलता है। इसको एक पोर्चुगीज भाषा में एक टिपिकल नाम दिया जाता है जो कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि पोर्चुगीज सिविल कोड वहाँ पे आज भी अप्लाई होता है जो एथनिक फैमिलीज हैं उनके लिए। अब हुआ ऐसा कि जो पोर्चुगीज सिविल कोड है उसके वो हिसाब से ऐसा होता है कि अगर वाइफ कोई पैसा कमा रही है, कोई इनकम कमा रही है सैलरी को छोड़ के, तो सैलरी को छोड़ के कोई और इनकम अगर कमा रही है, जैसे रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड्स की इनकम है, तो उस इनकम के ऊपर आधा हिस्सा उसके हस्बैंड का होता है। सिमिलरली अगर हस्बैंड कुछ पैसा कमा रहा है सैलरी को छोड़ के, तो बाकी रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, तो उसके ऊपर आधा हिस्सा वाइफ का होता है। ये हमेशा गोवा के जो सिविल रूल्स हैं, पोर्चुगीज सिविल रूल्स जो हैं उसके अंदर ऐसा ही है। अब इशू यहाँ पे ये था कि अगर मान लीजिए कोई गोवा का एक व्यक्ति है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, तो एज ए पार्टनर उसको पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट भी मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उस पैसे का आधा उसकी वाइफ की इनकम के अंदर ऐड होगा। सेक्शन में 5A जो है वो इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो मान लीजिए अगर एक पार्टनरशिप फर्म ऐसी है जिसका ऑडिट करवाना जरूरी है, टैक्स ऑडिट में कवर हो जाता है 44AB में, तो फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए ITR सबमिशन की ड्यू डेट बन जाती है 31 अक्टूबर। इसी प्रकार से उस पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट बन जाती है 31 अक्टूबर। अब जब तक पार्टनरशिप फर्म ने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर दी और उसके अकाउंट्स क्लोज नहीं हो गए, तब तक पार्टनर को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म से कितना कमाएगा। जब तक पार्टनर को नहीं पता चलेगा तो आधा पैसा वाइफ की इनकम में ऐड करना है या फॉर दैट मैटर स्पाउस की इनकम में ऐड करना है, वो नहीं पता चलेगा। एट द सेम टाइम स्पाउस जो है वो तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जो स्पाउस है उसके लिए इंडिविजुअली अगर हम लोग सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की बात करें तो उसके लिए इंडिविजुअली ITR सबमिशन की ड्यू डेट बनती है 31 जुलाई। तो ये कैसे हो कि साहब 31 जुलाई को उसको रिटर्न सबमिशन करना होगा, जहां पे उसको ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड से या मेरे स्पाउस से मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन ITR सबमिशन की ड्यू डेट जुलाई की है। और वो पैसा कब पता चलेगा? अक्टूबर तक पता चलेगा, जब हस्बैंड की पार्टनरशिप फर्म रिटर्न सबमिट करेगी, हस्बैंड की इनकम आएगी तो उसका आधा पैसा वाइफ की इनकम या स्पाउस की इनकम ऐड होगा। तो प्रैक्टिकली ये क्या करते थे गोवा के लोग कि 31 जुलाई तक स्पाउस की रिटर्न सबमिट करते थे और फिर बाद में 31 जुलाई के बाद में उस रिटर्न को रिवाइज रिटर्न करते थे। जब हस्बैंड का या फॉर दैट मैटर दूसरे स्पाउस का जब इनकम का एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा तो आधा इस स्पाउस की इनकम में ऐड होगा, तो उसके बाद वो उसकी रिटर्न को रिवाइज किया जाता था। लेकिन झमेला तो आ गया ना, पहले रिटर्न सबमिशन करो फिर बाद में रिवाइज करो, झमेला तो बढ़ गया। अब गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड और हमारी भारत सरकार ने ये कहा कि अगर कोई पोर्चुगीज सिविल कोड में गवर्न हो रहा है और किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर आती है बिकॉज ऑफ द टैक्स ऑडिट, तो फिर स्पाउस के लिए ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर ही मानेंगे, 31 जुलाई नहीं मानेंगे। सो दिस हैज बीन वन चेंज। क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा? आई हैव एप्रीहेंशंस, मेरे को लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि भाई आज तक तो गोवा और पोर्चुगीज से रिलेटेड इन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा एग्जाम के अंदर। आई हैव बीन इनटू दिस लाइन फॉर गुड 25 ईयर्स नाउ। 19 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए और उससे पहले 6, 7, 8 साल आप मान के चले कि मैं स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन भी किया, कंपनी सेक्रेटरी भी किया, CA भी किया, तो मैंने कभी भी पोर्चुगीज और सिविल कोड और गोवा और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कभी किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं देखा। तो
पिछले 25 सालों में तो इंस्टीट्यूट ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो क्या अब ध्यान देगा? आई हैव बिग एप्रीहेंशंस। मेरे को नहीं लगता कि हमारा एग्जामिनर ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में पूछने वाला है, बट स्टिल अमेंडमेंट है, कर लेते हैं यार, यू नेवर नो, क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले 1 नंबर का। तो अब इन्होंने देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट क्या डाला है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है कि आईटीआर सबमिशन की ड्यू डेट क्या होगी। आईटीआर सबमिशन की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर किसके लिए? एवरी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए ये वाली लिमिट है। साथ साथ में हर वो व्यक्ति जिसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी है अकाउंट्स का, और साथ साथ में हर वो पार्टनर जो कि वर्किंग पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो। पहले यहाँ पे सिर्फ वर्किंग पार्टनर लिखा हुआ था, तो 2 साल पहले यहाँ पे भी बदलाव हुआ था कि हर पार्टनर के लिए कर दो, वाई ओनली वर्किंग पार्टनर, फॉर स्लीपिंग पार्टनर एज वेल। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है तो उसके पार्टनर के लिए ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर। और अब इन्होंने यहाँ पे बदलाव कर दिया, जो रेड पेन से मैंने लिखा है, ये नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा बदलाव क्या है। द स्पाउस ऑफ द पार्टनर टू द फर्म to whom the provision of section 5A applies if such firm is required to get the accounts audited। और 5A क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 5A इज रिलेटेड टू पोर्चुगीज सिविल कोड, और ये जो पोर्चुगीज सिविल कोड है ये गोवा में अप्लाई होता है, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में अप्लाई होता है। तो ये तीन पहले 3 थे, अब 2 हो गए। गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी, दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया है। तो इन दोनों पे पोर्चुगीज सिविल कोड अप्लाई होता है, और वहां पे रहने वाले जो एथनिक पीपल हैं उन लोगों के से रिलेटेड ये वाला अमेंडमेंट डाला गया है। मैंने आपको पूरा अमेंडमेंट समझा दिया है, मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। और बाकी सबके लिए 31 जुलाई है, ये आपको अच्छे से पता ही है, इसमें भी मेरे ख्याल से आपको कोई चेंज या कोई बदलाव या कोई इसमें प्रेशर नहीं होगा। एक और बदलाव इन्होंने किया है जो कि आया है आईटीआर की देरी से सबमिट करने पे जो लेट फीस चार्ज की जाती है उससे रिलेटेड। अब ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्यों आया, पहले वो डिस्कस करते हैं कि क्यों आया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको याद है कंसेप्ट हम लोग करते हैं बिलेटेड आईटीआर का, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। बिलेटेड का मतलब होता है देरी से, एक पर्टिकुलर डेट के बाद। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन था कल और आपने कल विश नहीं किया, तो आप आज जब उसको विश करेंगे तो क्या बोलेंगे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तो बिलेटेड का मतलब भाई वो दिन निकल गया, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ तो बिलेटेड आ रहा है। ऐसे ही बिलेटेड आईटीआर की बात होती है कि वो ड्यू डेट के बाद जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं। तो आपको याद होगा पहले हम लोग कंसेप्ट क्या करते थे, पहले हमारा कंसेप्ट ये रहता था, पहले हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये रहता था कि आईटीआर अगर आपने ड्यू डेट जो 139(1) में दी हुई है वहां तक सबमिट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो उसके बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर का मतलब होगा 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता था बिलेटेड फाइल करने का। लेकिन इसमें दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी, दिक्कत ये थी कि एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर का मतलब मार्च का महीना आ रहा है, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जब अपना बजट प्रेजेंट करती हैं, फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं, वो तो 1 फरवरी को करती है। तो 1 फरवरी के बाद भी फरवरी और मार्च के 2 महीने होते हैं जब कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स अपनी रिटर्न सबमिट करती रहती हैं। तो पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आती है। आप सबको याद है जब मैंने अपनी क्लासेस ली थी तो वहां पे मैंने डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है, जहां पे वो 25% लेना है या 30% लेना है, वो 2 साल पीछे वाला टर्नओवर क्यों लेते हैं उसका रीजन मैंने आपको दिया था। और मैंने ये कहा था वो बजट से रिलेट करता है। बजट कब आ रहा है, जिस दिन बजट आ रहा है उस दिन कौन सा असेसमेंट डेट चल रहा है और कौन से असेसमेंट डेट की आईटीआर आ रही है, उसके हिसाब से कंपनी फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है कंपनी बिग कंपनी है स्मॉल कंपनी है। तो वो लॉजिक है उसके पीछे प्रॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा फाइनेंस बिल्स आते हैं या बजट्स आते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पास्ट डाटाज होते हैं उनका यूज होता है।
अब हमारी सरकार ने देखा कि भाई हम लोग वो डाटा एकमुलेशन कर ही नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फरवरी में बजट आता है और आईटीआर सबमिशन मार्च तक होती रहती है। तो फिर इन्होंने बदलाव किया, इन्होंने कहा ऑल सेड एंड डन, अब हमें आपकी सारा डाटा 31 दिसंबर तक चाहिए, ताकि जनवरी के महीने में हम लोग अपने डाटा कंपाइलेशन कर सके और 1 फरवरी को बजट के अंदर हम लोग उसको यूज कर सके। और इसी वजह से अब इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि अब आप अगर अपनी बिलेटेड आईटीआर सबमिट करते हैं तो वो बिलेटेड आईटीआर आप सबमिट कर सकते हैं कब तक, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मार्च में असेसमेंट खत्म होता है, 3 महीने पीछे आ जाओ, 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, आप अपनी आईटीआर रिवाइज भी कर सकते हैं, बिलेटेड भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाए विच एवर इज अर्लियर। और आपको हम सबको ये समझ है कि असेसमेंट कंप्लीट इतनी जल्दी होती नहीं है, आमतौर पे असेसमेंट कंप्लीट होने में टाइम लगता है, बट स्टिल चलो मान लेते हैं। तो असेसमेंट कंप्लीट हो जाए या फिर असेसमेंट डेट का 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द डेट जहां तक आप अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं बिलेटेड। ऐसे ही रिवाइज आईटीआर पे भी इन्होंने कर दिया कि अगर आप अपनी आईटीआर सबमिट कर चुके हैं और उसको बाद में रिवाइज करना चाहते हैं, या बिलेटेड फाइल कर चुके हैं और बिलेटेड को आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वहां पे भी टाइम पीरियड लगा दिया 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जिस समय 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करे तब तक सारी कंपनी, सारी पार्टनरशिप फर्म्स का डाटा हमारे पास आ चुका हो, ताकि पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाए। इस वजह से इन्होंने ये डेट को मार्च से दिसंबर किया है, जो कि मेरे ख्याल से एक वेलकम चेंज है। नाउ इससे रिलेटेड एक इशू आया, ये आया कि साहब फिर हमारे पास ड्यू डेट्स जो हमारे पास बनती है वो वाली, तो उसके बाद लेट फीस कैसे चार्ज होगी फिर। तो ध्यान देना, आपको अगर याद हो लेट फीस से रिलेटेड हम लोग पहले करते थे कि दिसंबर तक की लेट फीस ये है और दिसंबर के बाद की लेट फीस ये है। तो अब वो दिसंबर के बाद वाली लेट फीस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईटीआर दिसंबर के बाद सबमिट हो नहीं सकती, तो दिसंबर के बाद वाली जो लेट फीस है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इन्होंने लेट फीस का जो सेक्शन 234F है उसमें भी बदलाव कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुआ, और वो कहता है कि अगर एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये की चार्ज करेंगे। एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की हम लोग चार्ज करेंगे लेट फीस। और अगर आप ध्यान दें, पहले जो था हमारे पास कि दिसंबर तक होगा तो ये होगा, दिसंबर के बाद होगा तो ये होगा, उसको इन्होंने इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और इसी वजह से अब हमारे पास लेट फीस इस प्रकार से आ रही है। एक और चीज़, कई बार आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि साहब ये तो लेट फीस है, पेनल्टी नहीं है, और क्योंकि लेट फीस है तो डेबिट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से दिस लेट फीस इज एज गुड एज अ पेनल्टी अमाउंट। तो आप ये पेनल्टी का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते कि आप सोचें कि अच्छा लेट फीस है मैं पीएल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हालांकि अमेंडमेंट नहीं है, ये मैंने अपनी तरह से एक लाइन आपको दी है, जस्ट कि एक फालतू की चीज़। एक और जो अमेंडमेंट है वो बड़ा क्रूशियल अमेंडमेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। बार बार ऐसा होता आया कि हमारी सरकार ने बार बार आपके आधार नंबर को और आपके पैन नंबर को लिंक करने की बात करी है। आप सबको अच्छे से याद है कि आधार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ लिंकिंग तो ये लोग कर ही चुके हैं फ्रॉड को रोकने के लिए। अब इन्होंने आधार को इनकम टैक्स के साथ लिंक करने की भी बात करी है, और काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही थी कि आप अपना आधार और पैन नंबर को लिंक करें। और लिंकिंग करने के लिए बहुत बार वो आपको बताते थे, और फिर डेट सेट की जाती थी, उन डेट्स को फिर आगे रिवाइज किया जाता था, एक्सटेंड कर दिया जाता था, बट नॉट एनी मोर। अब आपने पैन को और आपके आधार को लिंक करने का जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट मार्च 2022 सेट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन अंडर सेक्शन 139AA, सब सेक्शन ये 139AA। तो लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन थ्रू योर इनकम टैक्स वेबसाइट हैज बीन मेड मैंडेटरी एंड इट हैज टू बी डन, इट मस्ट बी डन टिल 31 मार्च 2022।
ये हो जाना चाहिए। अब अकॉर्डिंगली अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 234H में आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी। मान लीजिए अगर आप 31 मार्च के बाद अपनी लिंकिंग करते हैं और उस 31 मार्च तक लिंकिंग नहीं कर पाते तो फिर 31 मार्च के बाद आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी सेक्शन 234H में। आई डोंट थिंक सो कि अगेन ये एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद का एप्लीकेबिलिटी है तो एग्जामिनर इसको पूछेगा, आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन फेल्स टू इंटीमेट आधार ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, एंड व्हाट इज द ड्यू डेट? 31 मार्च 2022, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्राइब डेट है 31 मार्च 2022, he would be liable to pay a late fees as may be prescribed subject to the maximum of 1000 rupees. Such fees would be payable at the time of making the intimation after the prescribed date. तो 1000 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये तक का आपके ऊपर लेट फीस चार्ज हो जाएगा 31 मार्च के बाद। एक और अमेंडमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है सेक्शन 140 में। आपको याद होगा जब आप अपनी ITR सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास एक ITR V फॉर्म आता है, ITR V। ये कई लोग इसे ITR 5 बोलते हैं, ITR 5 नहीं होता, या ITR V होता है, एंड V स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है साइन करना। आप सबको याद है अभी एग्जामिनेशन फॉर्म्स में भी आपने देखा होगा, कई बार लिखा होता है जब पूरा फॉर्म भर देते हैं तो उसके नीचे ना एक स्टेटमेंट आती है, एग्जाम्पल, आई Jaspreet Singh Johar, son of Shri Kuljit Singh Johar, do hereby certify that information given above is true to the best of the man knowledge and belief। और उसके बाद आप सिग्नेचर करते हैं, डेट और प्लेस लिखते हैं और काम करते हैं। याद आया कुछ ऐसा होता है? नाउ जो ये आप लोगों ने किया, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। ITR का वेरिफिकेशन भी होता है, और ITR का वेरिफिकेशन कौन करता है? उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पर्सन्स ITR का वेरिफिकेशन करते हैं, जिसके लिए सेक्शन 140 दिया हुआ है। सेक्शन 140 के अंदर ही कंपनी के बारे में लिखा गया है, और कंपनी के बारे में ये लिखा गया है कि जो सिचुएशन 2 से लेकर 5 नीचे गिवन है उनको छोड़ दिया जाए, तो फिर ITR का वेरिफिकेशन करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर। मान लीजिए MD अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? अगर MD अवेलेबल नहीं है, नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, if for any unavoidable reasons, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एबल टू वेरीफाई ITR, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, MD इंडिया से बाहर है, तो फिर, या फिर MD है ही नहीं तो क्या करें? तो ऐसे केस में कानून कहता था किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्टर ITR को वेरीफाई कर दे, या फिर एनी अदर पर्सन एज पर द इनकम टैक्स रूल्स, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर मेंशन हो वो कर दे। अब इसके अंदर इन्होंने बदलाव कर दिया। इन्होंने बदलाव करके ये कहा कि जब हम लोग कहते हैं ना एनी अदर पर्सन, तो एनी अदर पर्सन में अब कौन आएगा? उसको इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कौन कौन से व्यक्ति। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, for discharging the duties and functions of an interim resolution professional, that is a resolutional professional। तो जो resolutional professional हैं उनको ऑथराइज कर दिया that instead of director even they can verify the sign the ITR। इसी प्रकार से अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड द रूल्स देयर अंडर, तो अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है कंपनी का तो लिक्विडेटर भी वेरीफाई कर सकता है ITR को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006। ये कोड क्यों लिखा हुआ है, एक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? क्या ये एक्ट नहीं है, ये कोड क्यों है? और कोड अगर है तो क्या इसका इम्प्लीकेशन है, एक्ट अगर होता तो क्या इम्प्लीकेशन होता? क्या कोड और एक्ट दोनों सेम है? क्या दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है? आंसर इज नो। एक फालतू की बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। जब कभी भी एक
पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा कानून बने होते हैं तो फिर उन दोनों कानूनों को एक्ट ना कहते हुए उन दोनों कानूनों को कोड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम है, कोई क्रिमिनल है, तो उससे रिलेटेड हमारे देश में दो कानून बने हुए हैं। एक बना हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक बना हुआ है इंडियन पीनल कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर्स दिए हुए हैं और इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट्स गिवन है, लेकिन दोनों एक ही क्राइम से रिलेटेड है। क्योंकि क्राइम एक और उसके ऊपर दो अलग अलग कानून लागू हो रहे हैं, इस वजह से एक्ट ना लिख के कोड कहा जाता है। सीआरपीसी कोड, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसी प्रकार से इंडियन पीनल कोड। तो यहां पे भी कोड के यही सिग्निफिकेंस है। आगे चलता हूं मैं यहां से, काफी बातें कर ली। देन हमारे पास आता है टॉपिक एलएलपी का। एलएलपी में भी यही कहा गया था कि एलएलपी की आईटीआर कौन वेरीफाई करेगा? द डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई करेगा। हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर इज दैट पार्टनर जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और वो एक ही होता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी सबकी तो लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लो अगर नहीं है, किसी रीजंस की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं कोई भी, तो ऐसे केस में कौन साइन करेगा? तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से हो वो करेगा, लेकिन अब इन्होंने इसमें भी सेम बात बोल दी कि एनी पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, या फिर द लिक्विडेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेजर अमेंडमेंट्स मैंने आप लोगों को करवा दिए। इसके बाद अब हमारे पास बचता है क्या? अब हमारे पास बचता है जो अमेंडमेंट्स कैपिटल गेन्स के हैं वो, और साथ साथ में हमारे पास अमेंडमेंट बचते हैं टीडीएस के। टीडीएस के साथ साथ में टीसीएस के अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। और इसके साथ साथ में आपको बता देता हूँ, आरटीपी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आरटीपी में एक क्वेश्चन जो है वो पूरा केस स्टडी बना के दिया, जो अमेंडमेंट आया उससे रिलेटेड। तो वो अमेंडमेंट मैं करवाऊंगा, और अमेंडमेंट के बाद मैं आपको इसका जो केस स्टडी है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स बचे अमेंडमेंट्स के, एक कैपिटल गेन्स का, एक टीडीएस और टीसीएस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल गेन्स करेंगे, उसके बाद हम लोग टीडीएस और टीसीएस के अमेंडमेंट्स करके अपनी सीरीज को वाइंड अप करेंगे। आज यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कभी किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आपके पास मेरे दोनों नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर पे कॉल कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ वर्ड विद यू। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।